प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोर्ड परीक्षा विषय गणित का प्रश्न पत्र का प्रारूप समझाया था कि कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और कैसे एक सटीक योजना के बलबूते आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपकी पुस्तक का पहला चैप्टर रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, उसको शुरू करने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपको 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा। 4 अंकों के प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। व्हाट इज रियल नंबर, आपको 9th कक्षा में बता दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो ये होती हैं बच्चों रियल नंबर। परिभाषा ये बनती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं ही हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मिलन। उदाहरण जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी होगी। -5/9 ये भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। π√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए ये भी एक वास्तविक संख्या होगी। 0 इत्यादि। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आता है, अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन कुछ संख्याएं इस प्रकार से भी होती हैं। अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं, वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्याएं। इन संख्याओं का गणितज्ञ आज तक कोई मान नहीं निकाल सके हैं, इनका कोई ही मान संभव नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं को गणितज्ञों ने काल्पनिक संख्याओं का नाम दिया, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये बड़ी कक्षाओं में इन संख्याओं से आपका परिचय होगा। माइनस वर्गमूल के अंदर माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। 11वीं कक्षा में आपके सिलेबस में इस प्रकार की संख्याएं भी हैं। इसलिए इनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनका कोई फिक्स मान हमें नहीं प्राप्त हुआ है आज तक, इसलिए इनको कल्पनाओं वाली संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं हैं, वो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो पहला टॉपिक है आपके पास 10वीं कक्षा में, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंग्रेजी भाषा में यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड नाम से तो आप परिचित हैं, कक्षा 9 में पूरा चैप्टर था इस पर बेस। यूक्लिड यूनान के एक बड़े ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने कई प्रकार की परिमेय बताई हैं। यूक्लिड की बात करें तो इन्होंने ज्योमेट्री में ज़्यादा काम किया, ज्यामिति में ज़्यादा काम किया है। रेखाओं से संबंधित इन्होंने बात बताई हैं, कोणों से संबंधित बात बताई हैं। तो गणित में काफ़ी जाना पहचाना, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। तो इन्होंने ही एक लेमा दी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा अजीब सा शब्द हमने सुना है लेमा, इसका अभी तक तो हमने इसका नाम सुना नहीं था। तो लेमा का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या, ये होता क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेमा का अर्थ लिखा गया है यहाँ पे कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है।
अब क्या सिद्ध किया हुआ कथन है और क्या इसके द्वारा आगे सिद्ध होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको केवल लेमा का अर्थ समझना है। लेमा का अर्थ ये है कि एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से एक अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। आगे हम बात करें तो उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो आप लोगों ने कक्षा 5 और कक्षा 6 में पढ़ रखा है। आप सभी जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भागफल को क्वोशंट बोलते हैं, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये जो चीज़ है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये कुछ नहीं है, यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। केवल नाम बदल दिया गया है। आप लोग इसको कक्षा 5 और कक्षा 6 में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ केवल इसको एक अलग नाम दिया गया है कि ये जो कथन है यही वो कथन है जिसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा बताया गया है, बोला गया है। ये कथन तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अब इस कथन के द्वारा हमें दूसरा कथन क्या सिद्ध करना है वो तो आगे की बात है, पहले इसको समझना जरूरी है। तो इसके उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे 2 उदाहरण ले रखे हैं, 21 और 5। आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 जो है वो 5 से बड़ा है। तो जब 21 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या मिलेगा, 5 चौको 20 और शेषफल रह गया आपके पास 1। तो इस 21 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा 4 प्लस के 1। 5 चौको 20 और 1 21, लिखने का तरीका अलग है। तो ये और कुछ नहीं है। देखिए 21 यहाँ पे भाज्य है, तो भाज्य बराबर 5 यहाँ पे भाजक है, 4 यहाँ पे भागफल है और 1 यहाँ पे शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 21 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये कुछ नहीं है बच्चों, यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यही वो सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको हम लेमा कह रहे हैं। अब इसको आपकी पुस्तक में किस प्रकार थोड़ा विस्तार करके लिखा गया है, चीज़ वही है लेकिन कैसे विस्तार करके लिखा गया है देखिए। यहाँ पे तो मैंने आपको उदाहरण के जरिए समझाया है, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल्स लेके, क्योंकि आप बड़ी कक्षा में हैं तो वेरिएबल्स लेके आपको बताया जाता है। देखिए a और b मैंने इन्हीं संख्याओं की तरह 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए। ये 2 धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें से a बड़ा है b से। अब क्या हुआ, जो कि बड़ी संख्या a है तो b से जब इसको भाग दिया जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे 21 को 5 से भाग दिया था, तो कुछ ना कुछ हमको भागफल मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा और कुछ ना कुछ हमको शेषफल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे a था हमारा भाज्य बराबर b था हमारा भाजक और ये था हमारा भागफल क्वोशंट और ये था हमारा शेषफल। तो इसको हमने लिख दिया a बराबर BQ प्लस R। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। अब इसमें ध्यान करने वाली बात यह है कि जो ये शेषफल होगा वो क्या होगा, वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। इस चीज़ को आपको भले ध्यान से समझनी है बात कि जब भी शेषफल आपको मिलेगा वो या तो 0 मिलेगा या फिर 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन हमेशा क्या होगा बच्चों, वो जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक, तो इसी को हम पढ़ते हैं आपकी पुस्तक में। यही यूक्लिड डिवीज़न नाम से कथन दिया गया है। क्या कथन है, यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हैं तो वहाँ पर q और r 2 अद्वितीय पूर्णांक उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार रहते हैं कि a बराबर BQ प्लस R को वो संतुष्ट करें, जहाँ जो शेषफल है वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। अब यहाँ पे शब्द आया है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब यूनिक, उसकी तरह कोई नहीं हो सकता है। फिक्स चीज़ जो है वही रहेगी, बदलेगी नहीं, तो वो तो फिक्स है ही। अब देखिए जब हमने 5 को 21 से भाग किया तो यहाँ पे
4 ही आएगा, 4 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। इसी प्रकार शेषफल में 1 ही बचेगा, 1 के अलावा कोई सी विधि लगा दीजिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पे यूनिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे और जब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो आपको वहाँ भागफल, कोशेंट और आर शेषफल मिलेगा और ये अद्वितीय मिलेंगे, इनकी तरह कोई नहीं होगा। और ये इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि ये इस समीकरण को a बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करें, जहाँ जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और भाजक से छोटा होता है। तो यही है बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, आप पुस्तक में इसको पढ़ेंगे, यही चीज़ बताई गई है, या मैंने आपको उदाहरण के जरिए इसको समझा दिया है। अब आगे बात करते हैं। अब क्योंकि लेमा का अर्थ मैंने आपको ये बताया था कि लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है, अर्थात ये वाला, इसके द्वारा हम एक अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। अब ये अन्य कथन क्या है, तो वही आपका अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, ये गारंटी है। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है भैया, तो ये कुछ नहीं है बच्चों, अगर हम इसका सिंपल मतलब बताएं तो 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का म/प निकालना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या म/प, कुछ नहीं है, केवल यही है 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या दी होंगी और उनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना है। ये चीज़ भी आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ी है। कक्षा 5 और 6 में आपको बता दिया जाता है कि HCF कैसे निकालना है। यहाँ वही चीज़ है, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये लिखा है मैंने, एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग है ये। लेमा का अर्थ क्या था, सिद्ध किए हुए कथन से अन्य कथन को सिद्ध करना। अब अन्य कथन क्या है, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सिद्ध करना, ये है इसकी पूरी कहानी। ठीक, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, 2 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF निकालना है। किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा का प्रयोग करके। ठीक, आगे आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा। आगे आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एल्गोरिथम शब्द आया है, जैसे वहाँ पे लेमा शब्द आया था, यहाँ पे एल्गोरिथम शब्द आया है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के चरणों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। अब विशेष प्रकार की समस्या, ये क्या है, विशेष प्रकार की समस्या ये है वो समस्या कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF निकालिए। ठीक, और चरणों की श्रृंखला मतलब स्टेप होते हैं, स्टेप वाइज स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वो क्या स्टेप है वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ केवल एल्गोरिथम की का अर्थ यही है कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के चरण, स्टेप। अब क्या है वो स्टेप, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, इसको उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। जैसे 60 और 36 2 धनात्मक पूर्णांक है, इनका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। एल्गोरिथम का मतलब एक विशेष प्रकार की समस्या, मतलब इनका HCF निकालने के स्टेप, चरण। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दो संख्या है 60 और 36। 60 यहाँ पे बड़ा है, ठीक, तो हम इनका HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने की 2 विधियां आपको बताई गई थी, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक बताई गई थी भागफल विधि।
अब अभाज्य गुणनखंड विधि की तो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम भागफल विधि की चर्चा करेंगे जो आपको कक्षा 6 में बताई गई थी। कैसे आप HCF निकालते थे याद कीजिए। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या 60 है, इसको 36 से जब हम भाग करेंगे तो 36 एकम 36 एक बार कटेगा और शेष फल आपके पास आएगा 24। ठीक, अब शेष फल यहाँ पे 0 नहीं आया है, 24 आया है। ठीक है, तो अब 24 से पुनः 36 को हम भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 24 शेषफल था वो बन चुका है भाजक और जो पहले वाला भाजक था 36 वो बन चुका है भाज्य। तो 24 को 36 से भाग करेंगे, 24 एकम 24, शेषफल आएगा 12। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। अब ये शेषफल बन गया बच्चों क्या, भाजक, और 24 जो पहले वाला भाजक था पहले वाले स्टेप में वो बन चुका है भाज्य। तो 12 दूनी 24, 2 बार कट गया और शेषफल कितना आ गया 0। बस यहीं तक हमको पहुंचना पड़ता है, हमको शेषफल 0 लाना पड़ता है। और इस चरण में किस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आया है, 12 के द्वारा, अतः इनका जो HCF होगा वही वो 12 होगा। ये आपको कक्षा 6 में बता दिया गया था कि जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आता है वही उन दो संख्याओं का HCF कहलाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये मासापा निकालने का विभाजन मेथड है, विभाजन विधि है जो आपको कक्षा 6 में बता दी गई थी। उसी का प्रयोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नाम से किया जा रहा है और कुछ नहीं है, चीज वही है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 60 बड़ा था, 60 को कैसे लिख सकते हैं हम, 36 गुणा 1 प्लस 24। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। पहला चरण ये हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही प्रयोग किया है। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की आप बात कर रहे हो, लेमा की, फिर लेमा का शब्द कहाँ से आ गया है। तो मैंने पहले ही बोल दिया गया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग है। तो उसके प्रयोग के द्वारा एक चरण, एक स्टेप के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मासापा निकालते हैं, वही एल्गोरिथम की कहानी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 12 शेषफल बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 शेषफल नहीं बचा है, तो फिर क्या किया है, अब ये जो 36 है, ठीक, जो ये 36 पहले भाजक था अब भाज्य बन चुका है, और ये 12 से जब इसको हम यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 शेष बचेगा। ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है परीक्षा में। प्रश्न ऐसे आता है, फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 100 एंड 130 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इन दोनों का HCF निकालिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको HCF के बारे में पहले मुझे बताना चाहिए था, दिमाग से निकल गई बात। कुछ बच्चे वैसे तो HCF आप 10वीं कक्षा के हैं, मासापा जानते हैं क्या होता है, लेकिन यदि कुछ बच्चों को मासापा याद नहीं आ रहा है तो मैं मासापा का अर्थ आपको बता देता हूँ कि HCF का मतलब क्या होता है। देखिए HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कि सबसे बड़ा गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इसको उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। देखिए आपके पास दो संख्याएं, मान लीजिए 12 और 16। 12 के गुणनखंड हम करते हैं, तो 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से भी कटता है। इसी प्रकार 16 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से भी कटता है। ये सभी इनके गुणनखंड हैं। अब HCF क्या होगा इनका, HCF सबसे बड़ा गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उभयनिष्ठ भी आए। अब देखिए 1 भी यहाँ कॉमन है, 2 भी यहाँ पे कॉमन है, उभयनिष्ठ है,
4 भी यहाँ पे कॉमन है, लेकिन इन कॉमनों में भी जो सबसे बड़ा होता है वही HCF कहलाता है, तो इनका HCF होगा 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड, और उसी को निकालने की हम विधि निकाल लें। अब देखिए इस प्रश्न की तरफ पुनः लौटते हैं। यहाँ पे 420 और 130 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। परीक्षा में यही सवाल पूछा जाएगा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मासपा निकालिए। अब देखिए चरण हम बात करते हैं, चरण फर्स्ट की, पहले की। सबसे पहले आप देखिए 420 बड़ा है 130 से, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के द्वारा। अब ये चीज़ कहाँ से आई, तो ये चीज़ बच्चों यहाँ से आई। आप देख सकते हैं कि जब 420 को हम लोग 130 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 130 की 3 बार गुणा होगी, ये आएगा 390, और इस प्रकार से शेषफल कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 30। तो वही चीज़ लिखी गई है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। आप अलग से रफ में ये काम करके यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब स्टेप 2 में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। चूँकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तब अब क्या होगा, अब ये 130 और 30 पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ठीक है, जानते हैं आप सभी, जो ये शेषफल होता है वो बन जाता है अब क्या, भाजक, और जो पहले वाले चरण में हमारा भाजक होता है वो क्या बन जाता है, अब भाज्य बन जाता है। तो इसमें लगाइए आप, तो 30 की 4 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 120, 30 चको 120, तो शेषफल क्या बचा आपके पास, शेषफल बचा आपके पास 10। देखिए यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये चरण आगे बढ़ेगा। यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है, तब 30 और 10 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अब क्या होगा, अब जो 10 शेषफल था वो बन जाएगा बच्चों क्या, भाजक, और पहले वाले चरण में जो 30 हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 10 तियां 30। अब शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया है 0। देखिए यहीं तक हमको पहुंचना था, स्टेप नंबर 3 में हम पहुंच गए। इन दोनों में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई तो क्या आ गया, चूँकि यहाँ शेषफल 0 आ गया है, अतः इस चरण में जो भाजक होगा जो 10 है वही HCF होगा। ऐसे लिखेंगे HCF 420, 130 बराबर 10। तो मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा में आपको पहले चैप्टर के 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला यूक्लिड डिवीज़न लेमा और दूसरा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने ये वाला प्रश्न को हल किया है, इसी प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता है। आपकी प्रश्नावली भी यहीं से शुरू होती है, उसका मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। आपको वो गृह कार्य के रूप में कॉपी में करना है। इसी मेथड से नहीं आएगा समझ में, दोबारा पुनः पूछेंगे आप लोग, पर करने का प्रयास ज़रूर करना है। कुछ बच्चे ही अपना गृह कार्य कर रहे हैं, 2-3 बच्चे, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है आपकी। यहाँ से प्रयास हो रहा है तो आप भी अपना दुगना प्रयास कीजिए। यह आपकी भलाई के लिए ही है, जिससे कि आपका समय खराब ना हो, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आगे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, तो इसको आपको गृह कार्य पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच।